नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के दी हिंदू को एनालिसिस करते हैं 5 सितंबर को। तो कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उनको देखते हैं। इसका पीडीएफ जर्नी टू ISPCS चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए। देखिए, भारत ने वल्चर कंजर्वेशन एक पोर्टल लॉन्च किया है असम में। क्यों लॉन्च किया है, देखते हैं। वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। भारत में गिद्धों की आबादी में लगातार गिरावट आई है। एक डेटा देता हूँ आपको कि 1990 के दशक में भारत में लगभग 4 करोड़ आबादी थी गिद्धों की, वल्चर्स की। आज वर्ष 2025 में निगाह उठा के आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 18,000 तक संख्या सिमट गई है। कहाँ 4 करोड़ थे, कहाँ 18,000, यानी कि 95 से 97% आबादी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद में बहुत सारे प्रयास किए। तो कौन कौन प्रयास किए, उनमें से ये प्रमुख प्रयास है, इन पे बात करते हैं। और ये इनका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो चीज़ें देखिए। ठीक है, ओके। तो भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, तो असम सरकार नहीं, असम राज्य में लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है ना, यानी कि गिद्ध संरक्षण पोर्टल। ठीक है। अब भारत में गिद्धों की आबादी में काफ़ी गिरावट आई है। गिरावट के कारण क्या है, जो प्रमुख कारण है वो कुछ दवाइयाँ हैं, उनको देख लीजिए। एक होती है डिक्लोफेनेक। इस पे बहुत सारे यूपीएससी ने, स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन भी पूछा है। डिक्लोफेनेक है, एक है एक्लोफेनेक, अगली है निमेशुलाइड, एक है कैटोप्रोफेन। ये 4 दवाइयाँ, ये सारी जो दवाइयाँ पशुओं को दी जाती हैं उनको पेन किलर के रूप में। जब पशुओं को दर्द होता है तो दर्द के रूप में इनको दी जाती हैं। कुछ फीवर के रूप में दी जाती है, फीवर होता है तब। हुआ क्या, किसी पशु को दवाई दी और पशु फिर बच ना पाया, मर गया, तो उसकी बॉडी को छोड़ दिया गया। अब ये गिद्ध क्या करते हैं, गिद्ध आएंगे उस बॉडी को, उसमें से मांस को खाएंगे। जब मांस खाएंगे तो वो सारी जो दवाई है वो सारा इनके शरीर में चला जाता है। इस वजह से इन जो गिद्ध होते हैं इनकी किडनी फेल हो जाती है। तो इस कारण से बहुत सारे गिद्धों की मृत्यु होगी, बहुत सारे का। 90 के दशक में 4 करोड़ आबादी थी, 40 मिलियन आबादी थी, आज वो 18,000 तक सीमित रह गई। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। अन्य कारण में है, जैसे कि इनका शिकार होता है, अन्य कारण में पॉचिंग होती है, हैबिटेट लॉस, आवास हानि होती है, और फूड अगर नहीं मिल पा रहा है इनको पर्याप्त मात्रा में तो भी मर जाएंगे। लेकिन जो प्रमुख कारण है वो ये दवाइयाँ हैं। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इकोलॉजी में, देखिए हमारी इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है। जैसे कि ये स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो साफ़ सफाई होती है वो पूरे इकोसिस्टम की साफ़ सफाई करते हैं। जैसे कि कोई मर गया, जैसा कोई जानवर है वो मर गया, पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। अब जब मर गया है, सड़ रहा है, पड़ा तो उससे बहुत सारी बैक्टीरिया निकलेंगे, वायरस बनेंगे, ये सब फैलेंगे, बीमारियां फैलाएंगी, इकोलॉजी को ख़राब करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि उस मरे हुए प्राणी को खा लेते हैं भोजन के रूप में। तो एक तो ये उनको खा लेते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं। दूसरा, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जो संभावना थी वहाँ से पैदा होती हैं और स्प्रेड होती हैं, हर जगह बीमारी होती है लोगों को, जानवर को, जीव जंतुओं को, तो उसका काम करते हैं रोकने का। अगला इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है, इकोनॉमिक रोल भी होता है। जो जानवर मर जाते हैं उनको डिस्पोज करने में खर्चा होगा, तो उससे बेहतर है ये कहीं भी जंगलों में या किसी जगह पर उनको रख देते हैं, ये सब खा लेते हैं, तो ये भी बच जाता है। अगला, इसका कल्चरल इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कल्चर रोल भी बहुत ज़्यादा है, सांस्कृतिक रोल। उसमें क्या है, पारसी समुदाय आपने देखा होगा, तो पारसी समुदाय में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको ना तो दफनाते हैं, ना ही जलाते हैं। वो क्या करते हैं, जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी को किसी ऊंचे पत्थर पे रख देते हैं। फिर बहुत सारी चील लाते हैं, ये गिद्ध आते हैं और उनको खा लेते हैं, बॉडी को खा लेते हैं। तो इसके पीछे यही परंपरा रही होगी कि हम जीवन में अच्छे तो काम करें ही, जिससे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो। साथ ही साथ मरने के बाद भी हम अपने बॉडी को इस नेचर को भेंट दे दें, ताकि नेचर को कुछ तो फ़ायदा हो, क्योंकि बॉडी तो समाप्त हो चुकी है, उसको तो मिट्टी में मिलना ही है। तो इस बॉडी को ही नेचर को दे दो, किसी का भोजन बने, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है ना। तो ये होता है। फिर भारत सरकार ने प्रयास किए। प्रयास क्या किया, देखो वैश्विक रूप से कुल मिलाकर 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है,
प्रयास किया कि डिक्लोफेनेक थी, वर्ष 2006 में इसको बैन कर दिया। वल्चर सेफ जोन बनाए गए, कई सारे वल्चरों को बचाने के लिए सेफ जोन बनाए गए। कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए इनकी ब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए। एक एक्शन प्लान भी आया था इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन, गिद्धों को बचाने के लिए वर्ष 2020 से 25 के लिए। ठीक है, ये किया गया। IUCN में स्टेटस क्या है, तो 3 गिद्ध हैं, उनको सुन लीजिए। उनका जो स्टेटस है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। कौन सा है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड। कौन कौन है? वाइट वैक्ड वल्चर, सिलेंडर वाइल्ड वल्चर, लॉन्ग वाइल्ड वल्चर। वाइट वैक्ड वल्चर और सिलेंडर वाइल्ड वल्चर, लॉन्ग वाइल्ड वल्चर, ये 3 क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं, हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक, ओके। एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ केवल एक वल्चर सेंचुरी है जो कि कर्नाटक में, उसका नाम है रामा देवरा बेट्टा एकमात्र वल्चर गिद्धों की सेंचुरी है जो कि कर्नाटक में पाई जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन नाना प्रकार के स्टेट PCS में पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए PDF इसका देख लीजिएगा। और मैंने आपसे कहा था डेली जो भी कमेंट करता है मैं उसका नाम बताता हूँ कि कौन कौन डेली पढ़ रहा है। तो सारा पढ़ रही हैं, सिर्फ भाई पढ़ रहे हैं, और जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं वो लोग कमेंट नहीं करते हैं, हालांकि पढ़ दो वो भी रहे हैं। ठीक है, अगली खबर GST रिफॉर्म को लेकर। देखो GST अपने आप में एक बड़ा रिफॉर्म है, फिर GST में के अंदर अभी रिफॉर्म कर दिया गया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट देख लेते हैं। GST हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम चलता था, उसके बाद में वैट को ही मॉड वैट के रूप में, नहीं मॉडिफाई वैट के रूप में जोड़ा गया। उसके बाद में वर्ष 2017 में GST लाया गया। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, 2017 में लॉन्च किया गया। कुल मिलाकर उसमें जिसमें जो स्लैब्स थी 4 थी। एक 0% होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 थी। ठीक है, याद रखना कि जब GST रिफॉर्म हुआ था इसी में एक प्रावधान डाला गया था कि GST से संबंधित जो भी निर्णय लिया जाएगा GST काउंसिल लेगी, GST परिषद लेगी। उसकी जो आर्टिकल है संविधान में 279A है। आर्टिकल 279A में कहा गया है कि जो GST काउंसिल वो सारे डिसीजन लेगी। 56 यानी कि 56वीं बैठक हुई, वहाँ भी ये डिसीजन लिया गया। डिसीजन क्या लिया गया? डिसीजन ये लिया गया कि अब केवल 2 स्लैब रेट रहेंगी। कई सारी थी, 4 थी, तो उनमें 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया। 28% की वस्तुओं को 18% में शिफ्ट कर दिया गया, और 12% की जो वस्तु सेवाएं हैं 5% में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अब 2 रहेंगी, 5% और 18%। तो 0% तो चल ही रही है जो फूड और हेल्थ पे लगता है, 5% है, एक 18% है। ठीक है, एक स्पेशल स्लैब है। ठीक है, वो स्पेशल बताई है 40%। वो उन्होंने बताई है सरकार ने कि जो सिन आइटम है, 2 हाइपर लग्जरी आइटम है, लग्जरी गुड्स हैं, उन पे लगेगा। सिन आइटम सिगरेट है ना, आपके तंबाकू है, इन पर लगेगा। लग्जरी कार हैं, हेलीकॉप्टर है प्राइवेट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम है, सिन आइटम है, विलासिता की वस्तु है, इन पे 40% लगेगा। तो कुल मिलाकर के 2 रेट बची हैं अब। ठीक है, 12% समाप्त कर दी है और 28% समाप्त कर दी है, 5% और 18%, ये 2 बची हैं। ठीक, ओके। ये जो प्रावधान ये लागू कब होंगे? ये लागू होंगे 22 सितंबर को। 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। इसके बाद में कई सारे इसके इम्पैक्ट होंगे। मार्केट में क्या होगा, इससे इम्पैक्ट क्या होगा? एक तो इम्पैक्ट सबसे बड़ा होगा कि राजस्व का घाटा होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का घाटा होगा, काफ़ी बड़ा घाटा होने वाला है। इन्होंने एक अनुमान लगाया कि लगभग 48,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। 48,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। लेकिन इससे ये होगा वायलेंस इफेक्ट भी होगा, यानी कि पहले घाटा होगा, फिर इकॉनमी बढ़ेगी, लाभ भी होगा। ठीक है, इससे ये हो जाएगा जैसे कि वस्तु एवं सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। जब सस्ती हो जाएंगी, लोग उनका कंजप्शन बढ़ाएंगे, लोग खरीदेंगे, वस्तुओं का उपभोग करेंगे, इकॉनमी में डिमांड बढ़ेगी, इकॉनमी आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब इसमें ज़रूरत क्या थी? ठीक है, पहले देख लेते हैं इम्पैक्ट क्या होंगे। इम्पैक्ट तो ये है कि लॉस होगा, पहले रेवेन्यू लॉस होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, और एस्टिमेट 48,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू लॉस होगा। दूसरा होगा कि स्टेट फाइनेंस जो दूसरा लॉस ये होगा कि राज्यों को जो कंपनसेशन दिया जाता है
क्योंकि जब जीएसटी आया था तो जीएसटी आने से राज्यों को लॉस हो रहा था, तो राज्यों से भारत सरकार ने वादा किया कि आपको जो भी लॉस होगा हम आपको देंगे अगले 5 वर्ष तक, वो भी 14% के CI के साथ, ठीक है, वृद्धि के साथ देंगे आपको। तो दे रही थी, अभी फिर उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो हो सकता है कि राज्यों को देने वाला जो कंपनसेशन है वो सस्पेंड कर दिया जाए, ऑलरेडी गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है तो, ठीक है। अगला है जो क्रियान्वयन एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम तो आएगी, शुरू में प्रॉब्लम आती है, ये चैलेंज है। लग्जरी हैं या सिन आइटम हैं, गुड्स हैं, इन पे बहुत ज़्यादा हाई रेट है। जब किसी भी चीज़ पे बहुत हाई रेट हो जाती है तो उनकी ट्रैफिकिंग होने लगती है, ब्लैक मार्केट खड़ा हो जाता है, साथ ही साथ में आपकी स्मगलिंग करने लगते हैं लोग। तो ये भी चिंताएँ हैं। अब इन चिंताओं को देखते हुए हम रिफॉर्म तो नहीं छोड़ सकते ना, रिफॉर्म तो हमें करना ही है। अब ये चिंताएँ हैं तो ठीक है, इन पर भी काम करेंगे, ठीक है। कंपाइलेशन अच्छे से होगा, पहले मतलब कि चिंता ये है कि इम्प्रूव्ड कंपाइलेशन, ठीक है ना, वो लाभ में हो जाएगा। रिफॉर्म की ज़रूरत क्या थी, कर सुधार हो जाएगा, टैक्स सिंपल बन जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। यानी कि टैक्स में कई सारी स्लैब रेट थी, कहीं 0 लग रहा है, कहीं 5, कहीं 12, 18, 28 लग रहा है, तो समझ नहीं आता था, लोग कंफ्यूज होते थे, प्रॉब्लम भी आती थी उसको कंपाइलेशन करने में, ठीक है ना। तो अब 2 ही रेट है, तो कंपाइलेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। सपोर्ट मिलेगा कॉमन मैन को, क्योंकि जो टैक्स है, ज़्यादा टैक्स लग रहा था, अब कम टैक्स लग रहा है, तो इससे क्या होगा, लोगों पे जो वजन है, वो भार है, वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, इकॉनमी रन करेगी, ठीक है, ये होगा। अगला है कि इंडस्ट्री अच्छे से आगे बढ़ेगी, इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, हमारी इकॉनमी अच्छी काम करेगी। और सिन और लग्जरी आइटम है, उन पे 40% हमने लगा दिया है, तो इसके जो चिंता तो थी स्मगलिंग हो जाए या फिर ब्लैक मार्केट, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके साथ ये भी तो है कि जो लग्जरी आइटम है इनका कंजम्पशन भी कम रहेगा। कुछ सिन आइटम हैं उनको रोका जा सकता है, जिनको रोकना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अगली एक छोटी सी खबर है कि दुनिया की पहली क्वांटम चिप बनाई गई है, किसने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने दुनिया की पहली क्वांटम चिप बना ली है, क्वांटम चिप। इसका प्रयोग क्या होगा, इसका प्रयोग जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, अभी हैं नहीं, वो बनाए जा रहे हैं, उसमें प्रयोग किया जा सकेगा। जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो आपकी दुनिया भर की समस्याएं आपकी सारी सुलझा सकते हैं, कि क्लाइमेट चेंज से कैसे बचना है, ठीक है, दवाइयों की खोज करनी हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे क्या करना है, इकॉनमी को बूस्ट कैसे क्या करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल। तो इस क्वांटम चिप को एक वैज्ञानिक हैं, मेजोराना थे, ठीक है ना, उनके ही नाम पे रखा गया, मेजोराना बन, MAJORANA, मेजोराना बन नाम रख दिया गया है। ध्यान रखना इसमें क्यूबिट 0 और 1 का प्रयोग होता है, क्यूबिट 0 और 1 का प्रयोग, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इतना याद रखना, क्यूबिट 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। और जो क्लासिकल कंप्यूटर हैं, जो भी चल रहे हैं क्लासिकल कंप्यूटर हैं, उनमें क्लासिकल बिट का प्रयोग किया जाता है, क्लासिकल बिट 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो 2024 में यही क्वेश्चन पूछा था कि क्वांटम कंप्यूटर यानी कि क्यूबिट का संबंध किससे है, तो कई सारे ऑप्शन थे, उसमें था क्वांटम कंप्यूटर, ठीक, क्वांटम कंप्यूटर। तो इतना छोटी सी चीज़ है, याद रखना, एक बस इतने से आइडिया लग जाएगा, तो क्यूबिट इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। अगला है INS तिरकंद। INS तिरकंद ये है क्या चीज़, INS एक तिरकंद एक फ्रिगेट है हमारा। फ्रिगेट होता है कि लड़ाकू जहाज़ होता है, पानी वाला जहाज़ होता है, उसमें कई सारे मतलब कि तोप रखी होती है, गोला बारूद सारे होते हैं, सबमरीन को समाप्त करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये मिस्र पहुंच चुका है इजिप्ट में। इजिप्ट में एक एक्सरसाइज होने वाली है, उसमें भारत शामिल होगा, जो कि मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज का नाम है ब्राइट स्टार एक्सरसाइज 2025। ब्राइट स्टार, ये जो ब्राइट स्टार है द्विपक्षीय नहीं है, मूल रूप में ये द्विपक्षीय हुआ करती थी, बाइलेटरल हुआ करती थी। यानी कि जो मूल रूप में जो ये ब्राइट स्टार एक्सरसाइज थी, इजिप्ट और अमेरिका के बीच में हुआ करती थी, लेकिन धीमे धीमे इसमें देशों की संख्या बढ़ती गई। आज 40 से भी ज़्यादा देश इसमें शामिल होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इसको जो मल्टीलैटरल है, ठीक है ना, इसको होस्ट कौन कर रहा है, इजिप्ट कर रहा है। तो ट्राईलैटरल ये एक होता है, ट्राईलैटरल, ठीक है, एक्सरसाइज। इसका मतलब होता है कि आपकी आर्मी है, आपकी नेवी है, आपकी एयरफोर्स है, तीनों सेनाएँ भाग लेती हैं,
चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई अन्य देश हो, जो भी इसमें भाग लेंगे उनकी तीनों आर्मी भाग लेंगी इसमें। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। INS त्रिकंद है, ये रूस ने बनाया था, रूस से हमने ख़रीदा था। ठीक है, काफ़ी 15-20 साल हो गए तब पहले ख़रीदा था। तो INS त्रिकंद गया है मिस्र में। ठीक है, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है। ठीक है, अगला देखिए, आरक्षण का विवाद चल रहा है। आरक्षण, रिजर्वेशन का विवाद क्या है? रिजर्वेशन का विवाद यही चल रहा है कि जो वर्तमान में 50% की जो सीमा है, क्या इसको ब्रीच किया जाए। कुछ लोग फेवर में वो कह रहे ब्रीच कर दो, इनकी इस सीमा को तोड़ दो और आरक्षण बढ़ा दो। कुछ लोग हैं जो इसको कह रहे हैं कि इसको ब्रीच मत करो, आरक्षण इतना ही ठीक है ना। तो दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तो दोनों ही प्रकार की बातें की जाएंगी, ये भी ठीक है। ओके, अगली बात क्या है? अगली बात ये है, इसी में देखते हैं। जैसे कि पहले आरक्षण देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 14 पढ़ा होगा आपने। आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, जो कि अमेरिका से है। इसका मतलब सीधा है कि अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, जो वंचित लोग हैं उनके लिए विशेष काम किया जाएगा। अफर्मेटिव एक्शन की बात करता है ये आर्टिकल 14। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक आर्टिकल 15 है, 16 है। 15(4) और 16(4) में 15(4) में बात की गई है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, उनकी आर्थिक प्रगति के लिए, उनकी सामाजिक प्रगति के लिए प्रयास करेगा। ये बात 15(4) में की गई है। और 16(4) में कहा गया है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें इनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। हालांकि बाद में अभी 2 आर्टिकल और जोड़े गए हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6, जिसमें EWS का कंसेप्ट आया बस 2019 में। ये छोड़ते हैं, इनकी बात करते हैं। देखिए, मूल रूप में आरक्षण की अभी शुरू से बात कर लें। एक बालाजी केस है। ठीक है, देखो अभी आरक्षण किन किन कैटेगरी को मिला है। ST कैटेगरी है उसको 7.5% मिला है, 7.5%। SC कैटेगरी है उसको 15% मिला है। OBC कैटेगरी है उसको 27% मिला हुआ है। EWS उसको 10% मिल गया 2019 में। तो कुल मिलाकर के आरक्षण वर्तमान में कितना है? 59.50%, 59.50%। और अगर EWS को हटा दिया जाए तो 49.5% बन जाएगा। ओके, एक केस था बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य का। तो बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य का जब केस आया 1962 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया था कि अब कैप लिमिट जो है रहेगी आरक्षण, ऐसा नहीं कि किसी भी सीमा तक दिया जाए, नहीं, 50% रहेगा। तो 50% की जो कैप लिमिट लॉन्च की थी, बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य केस था वर्ष 1962 का, उसमें लॉन्च किया था। उसके बाद में एक और केस आया वर्ष 1975 में। उस केस का नाम है NM थॉमस वर्सेस केरल राज्य, NM थॉमस वर्सेस केरल राज्य। उसमें कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए कि आरक्षण जो है समानता का विरोधी है ना। आर्टिकल 14 में लिखा है कि विधि के समझ सब समान होंगे, लेकिन आरक्षण दिया जा रहा है तो भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो इसमें इन्होंने सीधा बोल दिया कि आरक्षण जो दिया जा रहा है ये एक सब्सटेंटिव इक्वलिटी है। सब्सटेंटिव इक्वलिटी, इसका मतलब है कि विरोध नहीं कर रहा है, ये आरक्षण की दिशा, आरक्षण जो है समानता की दिशा में उठाया गया एक प्रयास है। ठीक है, ताकि सभी लोग समान हो जाएं, उस दिशा में उठाया गया एक कदम है। ठीक, ओके। तो इसमें कहा गया। फिर इंदिरा साहनी केस आया, क्योंकि वर्ष 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने OBC कम्युनिटी को 27% आरक्षण दे दिया था। जब ये दे दिया, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में डिसीजन दिया, जिसमें कहा कि जो OBC को 27% जो आरक्षण दिया गया है ये पूरा वैध है, इसको रेटिफाई कर दिया, बना रहेगा। ठीक है, और ये भी बोल दिया कि जो कैप लिमिट है 50% रहेगा, इसको ब्रीच नहीं किया जा सकता है। इसी केस में कहा है माइलस्टोन के रूप में कि 50% केस, मतलब 50% जो आरक्षण की सीमा है वो बनी रहेगी, उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी लॉन्च कर दिया था, मलाईदार तबका। इसका मतलब था कि OBC में वर्ग में वो लोग जो आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें आई हो आपको समझ में आ रही होगी। फिर क्या हुआ, 2019 में EWS को 10% रिजर्वेशन दे दिया। अब आप कहोगे कि सर
एक तरफ तो इंद्रासानी केस में कहा गया कि 50% की सीमा का ब्रीच नहीं होगा, यहाँ 10% और दे दिया, यानी कि 59.50% हो गया है, यानी लगभग 60% हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? हैं? या तो ये गलत है या फिर इंद्रासानी केस गलत है। तो नहीं, देखिए माय डियर फ्रेंड कि जो 10% EWS को दिया, ये अलग से कैटेगरी बना दी है। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 डाल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अलावा सामान्य वर्ग के वो लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए आर्थिक उपाय किए जा सकते हैं 15(6) में। और 16(6) में ये डाल दिया गया कि उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा 10% EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये अलग से कैटेगरी ही बना दी, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पिछले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, और जिसका आधार जाति था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन जो था उसका आधार जाति था, उस आधार पे जो रिजर्वेशन दिया गया है तो उसको 50% से ज़्यादा ब्रीच नहीं हुआ। इन्होंने अलग ही क्लॉज बना दिया। इस वजह से ये फिर जनहित अभियान जो केस 2022 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको बनाए रखा कि ये आरक्षण बना रहेगा। ठीक है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि पिछली आबादी कहती कि हमारी आबादी ज़्यादा है और आरक्षण का हमें कम मिल रहा है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और आरक्षण बहुत कम मिल रहा है। वहीं तो ये हमेशा ये आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं, जब दूसरे लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि आरक्षण बढ़ा दोगे तो आपकी स्किल की कमी हो जाएगी, क्षमता की कमी हो जाएगी, जो सही प्रशासक या सही लोग आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे, है ना, दक्षता की कमी आ जाएगी, वो लोग कहते हैं। और रोहिणी आयोग ने, ठीक है ना। और दूसरा मुद्दा ये कि लाभ का मतलब कि आरक्षण जो है उसका भी केंद्रीकरण हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आरक्षण भी कुछ ही कम्युनिटी तक सीमित है, कुछ ही जातियों तक सीमित है। रोहिणी आयोग को देखो, रोहिणी आयोग वर्ष 2017 में गठन किया गया था। उसका काम था कि आरक्षण को सब कैटेगराइज किया जाए और क्रीमी लेयर के बारे में कुछ बताया जाए। तो रोहिणी आयोग ने कहा है कि जो 97% लाभ है आरक्षण का, 97% लाभ, 97% लाभ 25% ही जो कास्ट हैं उनको मिल जाता है। और लगभग 1000 ऐसे OBC ग्रुप हैं जिनको कोई लाभ ही नहीं मिलता, 0% मिलता है। तो ये डेटा देख के तो आपको आश्चर्य होगा कि ये ऐसा भी है, हकीकत है, ऐसा है। तो इस पे तो फिर ये मुद्दा है। एक पंजाब वर्सेस दावेंद्र सिंह केस था 2024 में, पंजाब वर्सेस दावेंद्र सिंह। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि SC ST को भी उप वर्गीकरण किया जाए, यानी कि सब कैटेगराइज किया जाए। लेकिन फिर जब सरकार पे दबाव पड़ा अपोजिशन का, अपोजिशन ने आरोप लगाया कि सरकार ये आरक्षण ख़त्म करना चाह रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सब कैटेगरी कर दो, ठीक है, ताकि सभी को लाभ मिल सके आरक्षण का। तो सरकार ने इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था इसको खारिज कर दिया, इसको पलट दिया था, आपने देखा होगा। इसके अलावा एक मुद्दा है कि कोटा है, उसके बाद भी 40 से 50% सीटें खाली रह जाती हैं। तो उसके पीछे आर्गूमेंट दिया कि स्किल नहीं हो पाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं ये लोग, इस वजह से हो पाता है। तो एंड ऑफ द डे इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो वे फॉरवर्ड ये है कि सबसे पहले कास्ट सेंसस करो। कास्ट सेंसस जो हो रहा है उसको करिए, 2027 में शुरू हो रहा है। उससे आपका एक ऑथेंटिक डेटा मिल जाएगा। आपके पास जब डेटा होगा तो डेटा लेड गवर्नेंस करोगे, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अभी कुछ भी कहते रहो, कोई मैटर नहीं करता है कास्ट सेंसस। दूसरा है सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए, ठीक, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनको एक्सक्लूड करो, बाहर करो, और जिनको मिलना चाहिए उनको इंक्लूड करो, ठीक है, जिस जाति की बात हो रही है। क्रीमी लेयर की बात है तो क्रीमी लेयर भी कंसेप्ट लागू करना ही चाहिए, चाहे SC हो चाहे OBC हो। बहुत सारे SC समुदाय के लोग हैं, चाहे महिला कम्युनिटी हो चाहे कोई और कम्युनिटी हो, तो ये ऐसी कम्युनिटी हैं जो लाभ ले रही बहुत ज़्यादा हैं, और जो वंचित वर्ग और ज़्यादा उसी जाति में है उनको मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें OBC का जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है तो लागू करना ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में स्किल डेवलपमेंट किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, तभी तो लाभ उठा पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इसका PDF जर्नी टू IAS PCS पे मिल जाएगा। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप कमेंट करेंगे तो अगली क्लास में आपका नाम बताया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।